चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है अपना चैप्टर 1। वास्तविक संख्याएं। पहले मुझे आप बताओ, इस चैप्टर के बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो, क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? बताइएगा। हाँ, चलो, बहुत अच्छे। मैं इसका पहले एक डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ। सही है। देखो, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं, जिसमें सारे नंबर्स को हम स्टडी करते हैं। सही है। तो ये जो नंबर सिस्टम है, इसमें हमने नंबर्स को सबसे पहले दो तरह से बांटा है। सबसे पहला, रियल नंबर, जिसको ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जरा मुझे इनकी परिभाषा बताओगे, रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर, अगर इसका एक लाइन में इसको परिभाषित करना हो तो हम रियल नंबर्स को वो नंबर बोले जाते हैं जो रियल नंबर्स में होते हैं, जिनका स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सही है ना? धनात्मक मान जिसका मिलता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। सही है। जैसे अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, या फिर अगर +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा। सही है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, या फिर ऋणात्मक मान हमको मिलता है। तो बताओ जरा, ऐसे कोई नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें माइनस में मिले। देखो, जैसे अगर मैं अंडर रूट -5 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, हमें मिलेगा -5। यहाँ पे हमें ऋणात्मक मिल रहा है, नहीं निगेटिव मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर। ये डेफिनेशन क्लियर हुई? रियल नंबर्स वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है। अब ये जो रियल नंबर्स होते हैं, इनको फर्दर हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। एक तो रेशनल, जिसको हम बोलते हैं परिमेय, और एक दूसरा इरेशनल, जिसको बोलते हैं अपरिमेय। बताओ जरा मुझे, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं, हाँ, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में
नहीं लिख सकते। एक दूसरी बात और ध्यान रखना, रेशनल नंबर्स वो होते हैं अगर इनके दशमलव के प्रकार पूछे जाए तो एक तो वो नंबर्स जो पूरी तरह से कट जाएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मैं 10/5 लिखूंगा तो 5 से 10 पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरे नंबर्स कट जाते हैं। एक तो वो रेशनल नंबर होते हैं, या फिर जो नंबर्स नहीं कटते मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रहे हों, उन नंबर्स को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जैसे मैं लिखता हूँ 10/3, है ना, तो ये जब कटेगा तो 3.33 इस तरह से 3 रिपीट होता रहेगा, 3 बार बार आता रहेगा, तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आते हैं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो नंबर ना तो कटते हैं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही वो रिपीट होते हैं मतलब नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे यहाँ पे पाई है ना, पाई की जो वैल्यू होती है 3.142578 इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, कभी भी नहीं कटती और ना ही इसमें नंबर्स कंटिन्यू रिपीट होते हैं। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर हम उनको भी बोलते हैं जो नंबर्स अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं आगे बात करेंगे। वैसे तो अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर लिखे होते हैं उनको भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। नंबर लाइन आप सबने पढ़ी होगी। देखो नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन में सबसे बीच में होता है 0, एक तरफ होता है इन्फिनिटी और एक तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब 0 से इधर साइड सारे माइनस के नंबर चलेंगे और इधर साइड प्लस के नंबर चलेंगे। ठीक है। अगर हम इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी बात करें तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम, सारे नंबर जो कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। दूसरा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 1 से और इन्फिनिटी तक होती हैं। सही है, उनको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक ये होती हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से इन्फिनिटी तक। ये 0 से और इन्फिनिटी तक की जो सारी संख्याएं होती हैं इसको हम बोलते हैं पूर्ण, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अगर हम 0 को और जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम उनको एक साथ देखें, इन एक साथ लिखें, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याएं में 0 को और जोड़ दें तो वहां से क्या बनता है हमारा, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। यहां तक समझ में आया? अच्छा।
ठीक है, अब देखो, एक होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती हैं? बताओ मुझे। जिनके केवल दो फैक्टर हों। फैक्टर मतलब गुणनखंड, सही है। जिनके केवल दो गुणनखंड हों, कौन कौन से? एक तो एक होता है, और एक वो खुद जो भी नंबर होता है वो नंबर। जैसे बात करूं, 7, तो 7 किस किस से कटता है? एक तो एक से कटता है, और वो खुद 7 से कटता है। तो 7 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं एक, बताओ एक क्या है? एक प्राइम नंबर है या नहीं? बताओ। देखो, मैंने अभी जो अभाज्य संख्या बताई, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर हों, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा। सही है। लेकिन अगर हम एक को देखें तो एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद है एक। तो इसका तो केवल एक ही फैक्टर है ना? वो है 1। एक का एक ही फैक्टर होता है ना? एक ही फैक्टर होता है। इसलिए एक को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। या एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता एक प्राइम नंबर? क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ दो फैक्टर होने जरूरी हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो अगला नंबर हम पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, या जिसको हम बोलते हैं मिश्रित संख्या, ये क्या होते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड या फिर फैक्टर हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे अगर बात करी जाए 6 की, तो 6 के कौन कौन से गुणनखंड हैं? 6 एक तो एक से कटता है, एक दो से कटता है, एक तीन से कटता है, और एक 6 से कटता है। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। समझ में आया आपको? ये बताओ जरा मुझे। हम्म। ठीक है। अच्छा, दो क्या है? दो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? बताओ। हाँ, दो के फैक्टर देखो कितने हैं। दो एक तो एक से कटता है, और एक खुद से कटता है दो से। तो इसके केवल दो फैक्टर हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। सब कुछ क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर, या जिसको हम बोलते हैं सम संख्या, कौन से होते हैं इवन नंबर? जो
2 से भाग हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 8 है ना, इस तरह से ये इवन नंबर है। दूसरा आता है ओड नंबर। ओड नंबर बताओ, ओड नंबर क्या होते हैं जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं? जो 2 से भाग ना हुए ना। चलो ये तो सिंपल है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके से है ना। ठीक है, चलो अब यहां से दो चीजें बताओ कि एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। ये बताओ ये दोनों क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीपल और इसको बोलते हैं फैक्टर। सबसे पहले बताओ मुझे मल्टीपल्स क्या होते हैं जिसको हम गुणज बोलते हैं? अगर हमें 7 के मल्टीपल्स गुणज निकालने हो तो 7 की आगे नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो। पहले 7 की 1 से गुणा कर दो, फिर 7 की 2 से गुणा कर दो, 7 की 3 से गुणा कर दो, है ना। इस तरह से जो गुणा करने पर नंबर हमको मिलेंगे वो कहलाएंगे इसके गुणज या फिर मल्टीपल्स। समझ में आया? तो ये 7 14 21 28 ये क्या है? 7 के गुणज है। मतलब किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स हमको मिलते हैं वो होते हैं गुणज। गुणनखंड क्या होते हैं? अगर मैं 7 के ही गुणनखंड पूछूं तो गुणनखंड होते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 7 एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक 7 से। अगर 12 के गुणनखंड पूछे जाएं तो 12 किस किस से होता है? एक तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। समझ में आया? तो किसी भी नंबर के अगर गुणज की बात करी जाए तो किसी भी नंबर के जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सही है? इनफाइनाइट। ये समझ में आया? लेकिन अगर वही गुणनखंड की बात करी जाए तो ये फाइनाइट होते हैं। देखो 7 की तो हम आगे किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, इन्फिनिटी तक नंबर जितने होंगे हमारे पास सबसे गुणा करते जाओ, उतने ही हमको गुणज मिलते जाएंगे, उतने ही मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो ये तो होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं। जैसे 12 केवल इन्हीं नंबर से कट सकता है, तो इनको तो हम सबको गिन सकते हैं, ये हमारे पास फाइनाइट होते हैं। यहां तक समझ में आया? इंग्लिश में इनके नाम याद रखना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हम दो टर्म पढ़ते हैं, एक है HCF और एक है LCM। HCF को अगर पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये होती है इसकी फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर मतलब क्या होगा? फैक्टर, फैक्टर अभी क्या बताया था? गुणनखंड है ना। और मल्टीपल गुणज। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर की, किसी भी दो नंबर का अगर HCF या फिर LCM, सही है, लेस है और मैस है, निकालना हो। मान लो अगर हमने 8 और 12
ये दो नंबर दे दिए आपको और बताना है इसका HCF और LCM। तो क्या क्या LCM होगा? देखो पहले तो इनकी डेफिनेशन से ही निकालना सीखो, है ना। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है, इन दोनों का सबसे बड़ा एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिस नंबर से ये दोनों ही कट जाएं। तो 8 और 12, देखो 8 और 12 दोनों किस किस से कट सकते हैं? दोनों 1 से कट सकते हैं, दोनों 2 से कट सकते हैं, 3 से दोनों नहीं कट सकते, 4 से दोनों कट सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो गुणनखंड आया इन दोनों का कितना आया? 4। सही है। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 4। अभी निकालना भी बताएंगे कैसे हम निकालेंगे, अभी हम डेफिनेशन से ही पढ़ रहे हैं केवल। अच्छा, LCM में क्या होता है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो गुणज होता है। तो इन दोनों का सबसे छोटा गुणज क्या होता है? देखो 8 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 8, 16, 8 के गुणज लिखते हैं हम, 24, 32, है ना, इस तरीके से। और 12 के अगर गुणज लिखते हैं कुछ इस तरह से आएंगे। तो देखो सबसे छोटे इन दोनों में कौन से आ रहे हैं? देखो 24 और 24 दो ऐसे गुणज आ रहे हैं इनमें सबसे पहले जो इन दोनों में आ रहे हैं। तो इसका जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24। मतलब LCM में हम क्या देखते हैं? सबसे छोटे जो गुणज होते हैं दोनों के मल्टीपल में जो सबसे पहले आ रहा हो, है ना। तो दोनों के मल्टीपल में सबसे पहले 24 आ रहा है जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में 24 आ रहा है, इसलिए इसका LCM हो गया 24। और HCF में देखते हैं गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को काट दे, उसको हम बोलते हैं HCF। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो, अब अगर दो नंबर दिए जाएं तुमको, एक नंबर दे दिया 12 और एक नंबर दे दिया 18, अभी तक तो हम डेफिनेशन से निकाल रहे थे। अब इन दोनों नंबर के एक तो HCF और LCM हम किस तरह से निकालेंगे वो निकाल के दिखाओ। चलो पहले मैं करा देता हूं इसको। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, इस तरह से करने तो आते हैं ये। हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के निकालते हैं ना, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां से हम दो दो बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणा 3, और इधर हम 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 के इधर लिख लिए हमने 2 की पावर 2 गुणा 3, और 18 के लिख लिए हमने 2 गुणा 3 की पावर 2। तो अगर हमें HCF निकालना है तो HCF में तो हम देखते हैं कि दोनों में कितनी चीजें कॉमन आ रहे हैं, कितने नंबर एक साथ आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसमें आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें एक तो ये दोनों, एक तो 2 आ रहा है ना, और एक 3 आ रहा है। तो HCF के लिए तो केवल जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो उठा लेते हैं। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक तो ये वाला 2 हो जाएगा गुणा, और एक ये वाला 3 हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? 6। और अगर LCM निकालें तो LCM में क्या होता है? LCM में जो कॉमन आ रहे हैं वो तो लिखते ही हैं, ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला 3 लिखेंगे, और बाकी के जो बचते हैं उनको भी लिखते हैं। बाकी क्या बचा? एक 2 बचा और एक 3 बचा, और इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36। तो LCM हो गया इसका 36। तो यहां से हमें इन दोनों नंबर का HCF कितना मिला? 6, और LCM मिला इनका 36। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक तरफ तो हम करते हैं इनके HCF की गुणा और LCM की गुणा, और एक तरफ करके देखते हैं हम इनके नंबर्स की गुणा, है ना। ये मान लो ये हमारा नंबर पहला है N1 और ये दूसरा नंबर है N2।
तो जब हम इनके HCF और LCM की गुणा करेंगे तो देखो HCF कितना है 6 और LCM कितना है 36, तो इनकी गुणा करके कितना आएगा हमारे पास 216। ठीक है, एक तरफ हम नंबर्स की गुणा करके देखते हैं। एक नंबर कितना है 12 और एक नंबर कितना है 18, इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा 216। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर हम दो नंबर्स की, ध्यान रखना ये दो नंबर्स के लिए हैं ओनली, अगर हम दो नंबर्स के जब भी LCM और HCF की गुणा करते हैं तो वो वही आता है जो हम उन दोनों नंबर्स की गुणा करके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो HCF और LCM की गुणा करके आता है वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ही होता है, जो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर नंबर हमको मिलता है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा, है ना। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर दे दिया हमने 6 और दूसरा नंबर हमको बताना है दूसरा नंबर कितना होगा, और साथ में दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 6 है और इन दोनों नंबर का जो LCM है वो 36 है। तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया है, जो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर आता है वही क्या आता है, उन दोनों नंबर के HCF और LCM की मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, जो पहला नंबर दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमको नहीं पता तो N2 लिख लिया। HCF 6 दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है 36। हमने पीछे मल्टीप्लाई गलत कर दी क्या। नहीं नहीं सही है। तो देखो जो दूसरा नंबर निकालेंगे हम N2 वो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 36, ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो जो दूसरा नंबर आया वो कितना है 36। इस तरह से ये समझ में आया। ये बताओ मुझे। हम्म, कोई डाउट इसमें। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो कब आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो कब आता है। तो देखो जीरो किस किस की गुणा करने पर बनता है। देखो जब हम 2 और 5 की गुणा करते हैं तब हमारे पास लास्ट में जीरो बनता है ना। केवल और केवल जब हम 2 और 5 की गुणा करते हैं तब हमारे पास लास्ट में बनता है जीरो। क्या और कोई नंबर है जिसकी गुणा करने पर लास्ट में 10 आए, मतलब लास्ट में जीरो आए, बताओ जरा। बताओ क्या क्या बोल रहे हो बताओ। चलो एक लिख लिया 4 गुणा 5, एक लिख लिया 10 गुणा 2। ठीक है, इस 4 को जरा तोड़ो, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहां पे भी देखो 5 और 2 की गुणा करने पर जीरो आएगा। 10 गुणा 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे भी देखो 5 गुणा 2 बन रहा है, मतलब जिस जिस नंबर में 5 और 2 की गुणा हो रही होगी उस नंबर में जीरो आएगा। ऐसे चाहे 6 गुणा 5 लिख लो तब भी आता है जीरो। तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 5, तब भी जीरो आएगा। कहने का मतलब ये समझ में आया, जब जब 2 और 5 की गुणा होगी तब तब उसमें क्या आएगा जीरो आएगा। और कोई नंबर। बताओ और कोई आपके दिमाग में आ रहा हो तो। आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, कोई भी नंबर, मैंने 8 और 5 ले लिया है ना, 8 और 5 ले लिया। जब आप इनके फैक्टर करोगे तो देखो 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। जिनके भी फैक्टर में 2 गुणा 5 आएगा उनके लास्ट में हमेशा जीरो आएगा। क्लियर है।
ठीक है, इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि बताओ, अगर 12 की कोई भी पावर दे दी जाए, 12 की पावर 6 है, सही है, 12 की पावर 6 है या 12 की पावर कुछ भी है n, तो बताओ क्या इसको सोल्व करने पर इसके लास्ट में जीरो आ सकता है क्या? तो जीरो कब आएगा? अगर 12 के फैक्टर में 2 और 5 होंगे तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 2, यही तो होते हैं 12 के फैक्टर जब तुम करोगे तो 2 6 2 3 और 3, है ना? तो क्या इसमें कहीं भी 5 नजर आ रहा है? क्या इसमें कहीं भी 2 गुणा 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो इसकी पावर चाहे n की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी पावर हो, इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। मुझे यहां तक बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ। चैप्टर 1 फिनिश कर लिया हमने, बस एक्सरसाइज बची है। जितनी थ्योरी थी सारी मैंने बता दी है। कभी आप अभी तक ये सोच रहे हो कि चैप्टर कब शुरू करेंगे? 40 मिनट हो गए हैं, अब केवल क्वेश्चंस बचते हैं। अरे यहां तक सब क्लियर है? मुझे ये बताओ पहले। चलो फिर पहला क्वेश्चन करो। जरा अपना कैमरा ऑन करो और इस क्वेश्चन को कर रहे हो या नहीं मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 की पावर n, है ना? यहाँ n कुछ भी हो सकता है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n के किसी भी मान के लिए, n का कोई भी मान मैं यहाँ रख दूं, क्या उस मान के लिए इसका लास्ट वाला अंक शून्य हो सकता है क्या? मैंने बताया था कि शून्य कब होगा। पहले 4 के फैक्टर देखो। 4 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 गुणा 2। तो जो 4 के फैक्टर होंगे वो 2 गुणा 2 होंगे। तो और 4 की पावर n को अगर लिखना होगा तो 2 गुणा 2 की पावर n हम लिख सकते हैं। जब तक इन गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं बनेगा, क्या तब तक जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हम बोल सकते हैं अतः 4 जो है, 4 को क्या हम बोल सकते हैं, 4 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं आता है। इसलिए 4 की पावर n, n के
किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आप जल्दी जल्दी करो, बस एचसीएफ और एलसीएम बताना है। हाँ, देखो करने का तरीका क्या होगा। पहले 6 के फैक्टर करेंगे और फिर 20 के करेंगे। तो देखो 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 गुणा 3, और 20 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 5, है ना। तो अगर बात करें हम इसके एच सी एफ की, तो एच सी एफ में वो देखेंगे जो दोनों में आ रहे हो कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो इसका एच सी एफ हो जाएगा 2। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इसका, जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखेंगे, ये वाला जो कॉमन पार्ट था 2 लिख दिया, और बाकी जो बच रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एक तो 3 बच रहा है, एक ये वाला 2 बच रहा है, और ये एक ये 5 बच रहा है। तो 3 दूनी 6, 6 दाई 60। तो एलसीएम आ गया 60। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत इजी हैं। बस एक्सरसाइज जब इसकी सेकंड शुरू होगी, अपरिमेय संख्याएं वाली, उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें। बस एक याद रखना है, उसमें थ्योरी ही लिखनी होती है बस। इसको करो जल्दी। चलो
देखो जब आपने 96 के फैक्टर करे होंगे तो मुझे ज़रा 96 के फैक्टर बताओ क्या क्या आए। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना। ठीक है। और अगर हम 404 के निकालेंगे तो 404 के कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो देखो अगर इसका HCF हम देखें तो HCF में क्या आ रहा है कॉमन। देखो इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 5 है, तो मतलब इसमें भी 2 की पावर 2 होगी। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हो रहा है 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब देखो एलसीएम निकालने का एक तो तरीका ये है कि हम बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें। कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2, क्या बच रहा है यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 में से हमने 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3, और ये वाला 3 बच रहा है, और एक ये 101। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 2 की पावर 2 होता है 4, ये 8, ये 3 और ये 101, है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का ये है जो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर आता है, उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर। दोनों नंबर क्या है, एक नंबर है हमारे पास 96 और एक नंबर है हमारे पास 404। HCF हमने निकाल लिया है इनका 4, इधर LCM निकालना है, तो यहाँ से LCM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको कट करेंगे तो 101 आएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 96 96। समझ में आया दोनों ही तरीके। आप सेकंड वाले तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो अभी मैंने बताया था कि जो दो नंबर्स होते हैं उनका HCF और LCM की मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर आता है। मुझे ज़रा 4, 6 और 8 का HCF और LCM निकाल के दिखाओ क्या होगा। हम्म, ठीक है। देखो अगर हम देखें 4 के फैक्टर, तो 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2, 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3, 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 तो इसमें तीनों में कॉमन आ रहा है 2, तो HCF तो इसका 2 हो गया। और LCM के लिए जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, बाकी जो नंबर बचे एक तो 2 बचा, 3 बचा और ये 2 गुणा 2 बचा, है ना। तो ऐसे करने पर ये आ जाएगा 2 दूनी 4 12 दूनी 24, 24 आएगा। हाँ, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको भी हम छोड़ देते हैं। सही है। ये 24। अब जरा मुझे ये करके दिखाओ, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि LCM मल्टीप्लाई
HCF जो करते हैं, मान लो ये नंबर N1 है, ये N2 है और ये तीसरा नंबर N3 है ना। हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, तो इसमें 3 नंबर हैं तो तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। जरा इसमें करके दिखाओ मुझे। देखो तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4 × 6 × 8, और इधर HCF कितना है इनका 2, और LCM कितना है इनका 24। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8×6 = 48, मल्टीप्लाई बाय 4, 8×4 = 32, 4×4 = 16, 192 आएगा है ना। और इधर कितना आएगा, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये जो तरीका है ना, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है कि जो नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के बराबर आता है, ये ओनली 2 नंबर्स के लिए लागू होता है, 3 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 3। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। केवल जब 2 नंबर्स होंगे उस कंडीशन में जो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF और LCM के बराबर आएगा। 3 नंबर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? अरे कोई डाउट? अब देखो, मैंने जो भी समझाया है उसके बेस्ड पर ये क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क से करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको दी जाती है होमवर्क से। क्वेश्चन नंबर पहला आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है बस इनके गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड तो कर सकते हो, 140 के 156 के है ना, इनके केवल गुणनखंड करने हैं। किस तरह से, जैसे हम इस तरह से कर रहे हैं, इधर इस तरह से करके लिखने हैं। इधर पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, HCF और LCM निकालना है इनका, और ये प्रूफ भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। तीसरे में तीनों नंबर्स का HCF और LCM निकालना है। चौथे में दिया हुआ है कि ये 2 नंबर्स हैं और इनका जो HCF है ये दिया हुआ है 9, और इनका LCM निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। मतलब ये ट्राई करने हैं आपको, मैं कल को कराऊंगा जो आपसे ट्राई नहीं होंगे।